सो हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस थर्ड वीडियो ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इसके पहले की जो दो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डिस्कस किया था। बेसिकली स्पर्म और ओवम को बना दिया। अभी उस स्पर्म और ओवम का क्या करना है, हमको फर्टिलाइज करना है, दोनों को मिलाना है। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इज़ नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मतलब क्या हुआ है बेसिकली कि जो एक मेल गैमीट है, मतलब स्पर्म है, और वो स्पर्म क्या कर रहा है, जो ओवम है उससे कंबाइन कर रहा है या फ्यूज़ कर रहा है, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं जिसको हम लोग ने नाम दिया है जाइगोट। फर्दरली ये जाइगोट ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो क्या होगा, इम्प्लांट होगा, और फिर इससे ही क्या बनेगा, फीटस बनेगा। ठीक है, आप लोगों को ये ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द साइकिल। एक पूरी साइकिल एक पूरी तरीके से ये चेन है, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ fertilization. So let's discuss what is fertilization. Fertilization which is generally occurs in the region called as ampulla. अभी ये एम्प्यूला रीजन होता है, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर एक रीजन होता है विच इज़ नियर टू द ओवरी, दैट इज़ नोन एज एम्प्यूला। ठीक है, तो जो स्पर्म है वो हमारे सर्विक्स, मतलब जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे जो सर्विक्स होती है, उन सर्विक्स से वो एंटर करता है। इट विल ट्रैवल फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स द एम्प्यूला रीजन, और वहाँ पे ओवम प्रेजेंट होता है, और फिर वहाँ पे वो जा करके उससे फर्टिलाइज होता है। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये जो ओपनिंग है इस इज़ नोन एज सर्विक्स। तो यहाँ से स्पर्म आएगा, और स्पर्म यहाँ पे आने के बाद ये जो है फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करेगा, एंड दिस इज़ द रीजन नोन एज एम्प्यूला। इस रीजन को हम लोगों ने क्या बोला है, एम्प्यूला बोला है। ये है आपकी ओवरी, यहाँ से ओवम आएगा और यहाँ पे ओवम रहेगा। जैसे ही सर्विक्स से स्पर्म आया, फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल किया, इस रीजन में आने के बाद यहाँ से उसका फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा, और फिर वो क्लीवेज करते करते इधर आकर के यहाँ पे यूट्राइन वॉल के अंदर इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है, मतलब जो इम्प्लांटेशन जहाँ पे हो रही है, आप ये समझिए कि जहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रही है और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, दोनों जगह अलग अलग है। इम्प्लांटेशन इधर होगी, फर्टिलाइजेशन इधर एम्प्यूला रीजन में होगी। जाइगोट यहाँ से ट्रैवल करके आएगा। स्पर्म का ट्रैवल का भी एरिया यही है। स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके आएगा, यहाँ पे ओवम रहेगा, यहाँ से वो फर्टिलाइज होगा। तो ये रीजन का नाम क्या है, एम्प्यूला। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो द फर्टिलाइजेशन जहाँ पे जनरली हो रहा है उस रीजन को हम लोगों ने क्या बोला है, एम्प्यूला बोला है। और स्पर्म कहाँ से एंटर होगा, सर्विक्स। ठीक है, ये जो ओपनिंग है। अब ये याद रखना कि जितना भी स्पर्म फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट होता है, उसका सिर्फ 1% ऑफ द स्पर्म ही सर्विक्स के अंदर एंटर होगा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सर्विक्स के अंदर स्पर्म जा रहा है, ये सारा के सारा नहीं जाएगा। जितना भी आपके फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट हुआ है, उसका ओनली एंड ओनली 1% ही वहाँ से सर्विक्स से अंदर जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके एम्प्यूला रीजन तक पहुँचेगा। और उसमें भी सिर्फ एक ही स्पर्म है। आपको पता है, आप जो सीमेन प्रोड्यूस करते हैं, जो मेल सीमेन प्रोड्यूस करता है, उन सीमेन के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। उन मिलियन ऑफ स्पर्म में से भी सिर्फ 1% ऑफ स्पर्म सर्विक्स में से जाएगा, और उसमें से भी सिर्फ एक स्पर्म, ओनली 1 स्पर्म आर रिस्पॉन्सिबल एंड इनफ टू फर्टिलाइज द ओवम एट द एम्प्यूला रीजन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ऐसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कि भाई सिर्फ ऐसा हुआ कि सिर्फ स्पर्म आ गया और स्पर्म एम्प्यूला रीजन तक पहुंच गया, यहाँ पे ओवम है, वो दोनों फ्यूज़ हो गए, जाइगोट बन गया, हो गया फर्टिलाइजेशन। इट इज़ नॉट सो ईजी प्रोसेस। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो स्पर्म को करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, दोनों की शादी करानी है। तो दुल्हन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी टुवर्ड्स कि दूल्हे में कुछ होना चाहिए भाई, है ना, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसे ही स्पर्म में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तभी वो जाकर के फीमेल, मतलब ओवम से जाकर के फर्टिलाइज हो पाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स इज देयर। फर्स्ट है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, एंड सेकेंड इज एक्रोमियल प्रोसेस और एक्रोमियल रिएक्शन ऑन द स्पर्म। पहले हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। तो कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म का मतलब क्या होता है, कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म। आप आपको ऐसे समझ सकते हो कि स्पर्म की जो है अच्छे से धुलाई होना, अच्छे से कंडीशनिंग होना। ठीक है, तो कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म का मतलब क्या होता है कि स्पर्म के अंदर वो कैपेसिटी आ जाना, वो कंडीशनिंग आ जाना। उससे क्या होगा कि कोरोना रेडियाटा, ये आउटर लेयर होती है ओवम की, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ओवम, इसको ये पेनिट्रेट कर पाएगा इजीली। तो कंडीशनिंग इज़ द प्रोसेस by which
द स्पर्म इज कंडेंस या कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म विच विल बी हेल्प टू पेनिट्रेट द कोरोना रेडियांटा लेयर ऑफ ओवम, द कोरोना रेडियाटा लेयर ऑफ ओवम. ओके, सो ये पहला इम्पॉर्टेंट कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, ये रिक्वायरमेंट है. अगर कैपेसिटेशन नहीं होगा तो जो ओवम की सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, स्पर्म उसको ही पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो फ्यूज़ कैसे होगा फिर, है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एक्रोमियल प्रोसेस या एक्रोमियल रिएक्शन. आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्रोजोम हेड के रीजन के अंदर. यहाँ पे क्या होगा, एक्रोजोमल रिएक्शंस होंगी. ठीक है, ये हम लोगों ने जो एक्रोजोमल प्रोसेस की बात की, एक्रोजोमल रिएक्शन की बात की, वो कहाँ हो रहा है, वो एक्रोजोमल रीजन में हो रहा है. वो एक्रोजोमल रिएक्शन होंगी तो क्या करेगा, स्पर्म पेनिट्रेट करेगा द नेक्स्ट लेयर. पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या है, कोरोना रेडियाटा है, जो किससे पेनिट्रेट होंगी, कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म से. कोरोना रेडियाटा के अंदर कौन सी लेयर होंगी, जोना पेलुसिडा लेयर. वो किससे पेनिट्रेट होगा, इट विल बी पेनिट्रेट फ्रॉम द एक्रोमियल रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ ओवरऑल योर ओवम. तो अभी आप ध्यान से इसको देखो कि इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना रेडियाटा, अब आपका ये स्पर्म है, दिस इज योर स्पर्म, और ये स्पर्म आया इधर. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्पर्म की क्या होनी चाहिए, कंडीशनिंग होनी चाहिए, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म. तो यहाँ से क्या होगा, जैसे इसका कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म हुआ, पहली लेयर को ये पेनिट्रेट कर गया. जैसे ही पहली लेयर को पेनिट्रेट कर गया तो स्पर्म यहाँ तक पहुँचा. अब ये सेकेंड लेयर कौन सी है, जोना पेलुसिडा. अब ये जोना पेलुसिडा को क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा. कैसे पेनिट्रेट करेगा, एक्रोजोमल प्रोसेस. मैंने आपको दो रिक्वायरमेंट्स बताई. पहली रिक्वायरमेंट जो बाहरी लेयर थी, इसकी जो बाहरी लेयर थी कोरोना रेडियाना, ये ब्लू वाली लेयर. ठीक है, इसको ये पेनिट्रेट कर दिया. ठीक है, अब कंडीशनिंग हो गई तो आउटर मोस्ट लेयर को पेनिट्रेट किया. अब नेक्स्ट इज एक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियल रिएक्शन, एक्रोमियल बाहर जो स्ट्रक्चर थे उसके हेड पे, उससे क्या होगा, एक्रोमियल रिएक्शन होगी, जिससे ये वाली जो लेयर है जो मरून कलर में आपको दिख रही है, जोना पेलुसिडा, ये भी पेनिट्रेट हो गई. अभी स्पर्म फाइनली कहाँ पहुँच गया है, इधर पहुँच गया है. ठीक है, तो मुझे अब बताओ एक बात, जब ये दोनों प्रोसेस नहीं होगी स्पर्म के अंदर, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म नहीं हुआ या एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द एक्रोमियल रिएक्शन नहीं हुई स्पर्म में, तो क्या स्पर्म सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको बेसिकली 3 लेयर पार करनी है, कोरोना रेडियंडा, जोना पेलुसिडा, 2 लेयर पार करनी है. तो ये कंडीशनिंग से पेनिट्रेट होगा और ये किससे पेनिट्रेट होगा, आपके एक्रोमियल रिएक्शन से. अब फाइनली स्पर्म कहाँ पहुँचा है, सेल मेम्ब्रेन की ओर पहुँचा है, ये सेल मेम्ब्रेन की ओर पहुँचा है. जैसे ही सेल मेम्ब्रेन की ओर स्पर्म पहुँचेगा या सेल मेम्ब्रेन को टच करेगा, अब आपका स्पर्म यहाँ पे आ गया है लाइक दिस. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर बस उसको जाना है. ठीक है, अब क्या होगा, वेन एवर द स्पर्म विल एंटर इन द सेल मेम्ब्रेन, द एग विच रिजल्ट इन टू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉर्टिकल और जोना रिएक्शंस. अब ये जो आपका एग है, इसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शंस और जोना रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएगी. अब क्यों इंक्रीज हो रही है, अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स की. पहले हम लोग ने 2 रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म एंड एक्रोमियल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म. नाउ अभी हम बात करेंगे कि बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया, दोनों प्रॉपर्टी स्पर्म में आ गई, कोरोना रेडिएटा की भी लेयर पार कर दिया, जोना पेलुसिडा की लेयर भी पार कर दिया, अब सेल मेम्ब्रेन की ओर पहुंचा है. तो अब क्या होगा, अब रिजल्ट देखते हैं. तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन की ओर पहुंचा, क्या होगा, सबसे पहले तो एक्टिवेशन ऑफ कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शंस इनटू द सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इस एग के अंदर, जो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ बेसिकली, आप देख सकते हो ये जो रेड कलर से, तो ये क्या हो रहा है, कॉर्टिकल रिएक्शंस जो है और आपके जो जोना रिएक्शंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, अभी क्या होगा उसकी वजह से, विच विल मेक द जोना पेलुसिडा लेयर इम्परमिएबल टू फर्दर स्पर्म की एंट्री. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन. जैसे स्पर्म आया, अब ये सेकेंडरी oocyte तो पहले से अंदर था. ठीक है, अभी तक ये ओवम बना नहीं है, सेकेंडरी oocyte पहले से अंदर है, अभी तक ये ओवम बना नहीं है. लेकिन जैसे ही स्पर्म पाया, इसने अपना माइटोटिक डिवीजन किया और ये क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा. अब ये ओवम जो है फर्दरली किससे फ्यूज़ होगा, स्पर्म से फ्यूज़ होगा, और फिर क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा. तो सबसे पहले तो क्या होना है कि एक ही स्पर्म काफ़ी है हमको फर्टिलाइजेशन के लिए, हमको बाकी के स्पर्म्स नहीं चाहिए, एक स्पर्म इज़ इनफ. अभी एक स्पर्म जो है दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा है,
तो सबसे पहले क्या होगा, कॉर्टिकल और जोना रिएक्शन इंक्रीज़ हो गई, और इस कॉर्टिकल और जोना रिएक्शन के इंक्रीज़ होने से क्या हो गया, जो सेल मेम्ब्रेन की जो ये लेयर जो है मरून लेयर जोना पेलुसिडा, ये जो है फर्दर स्पर्म की एंट्री के लिए इम्पर्मिएबल है। मतलब अभी दूसरा स्पर्म अगर इधर आएगा तो इसकी नो एंट्री है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक स्पर्म पहुँच चुका है। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। अंदर ऑलरेडी एक स्पर्म पहुँच चुका है, अंदर ऑलरेडी एक स्पर्म पहुँच चुका है, तो जोना पेलुसिडा जो है वो इम्पर्मिएबल हो जाएगा, फर्दर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉर्टिकल और जोना रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, विच विल मेक द पेलुसिडा जोना पेलुसिडा इम्पर्मिएबल टू फर्दर स्पर्म की एंट्री। सेकेंडरी oocyte विच विल इनसाइड द एग स्टार्ट द माइटोटिक, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि अभी स्पर्म अंदर आ गया, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दरली क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, मायोसिस 2 करेगा ये, और क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। अब ये ओवम जो है फर्दरली क्या होगा, फर्टिलाइज होगा जो अंदर स्पर्म आया है उससे, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte का जो माइटोटिक डिवीजन है उसको इनिशिएट किया इनसाइडली, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी oocyte विल इंक्रीज। तो ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अब ये माइटोटिक डिवीजन करना है, इसको मियोटिक डिवीजन करना है, तो इसकी जो एक्टिविटीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसको भी इंक्रीज़ करना होगा, राइट। सो यहाँ पे उसको भी इंक्रीज़ बेसिकली करना है हमको। तो 3 रिजल्ट्स बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट्स देखे, एक तो कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। 3 रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे। क्या रिजल्ट्स, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जोना पेलुसिटा इम्पर्मिएबल हो जाएंगी फॉर फर्दर स्पर्म एंट्री। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर क्या होगा कि माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, विच विल बी फर्दरली कन्वर्ट द सेकेंडरी oocyte टू ओवम, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, मियोसिस 2 होगा उसके अंदर, राइट। और द थर्ड रिजल्ट इज metabolic activities of the secondary oocyte will be increases, right. So these are the 3 results and 2 requirements। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाकी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये इंट्रो तो देख ही लिया है, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट्स, दिस इज़ द ओवम का डायग्राम, या जो आप लोग बेसिकली बोल रहे हो oocyte बेसिक जो भी है उसका डायग्राम, और इसका फिर रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले तो रिएक्शन इंक्रीज, जोना पेलुसिडा इम्पर्मिएबल, सेकेंडरी oocyte मियोटिक डिवीजन इंक्रीजेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीजेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को अगर मैं एक रिएक्शन में डिस्क्राइब करूँ तो क्या होता है, बेसिकली जो ओवम है और जो स्पर्म है इन दोनों का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा, फीटस से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो ऐसा नहीं बनता है, यहाँ पे बहुत सारी मोरूला का स्टेज आता है, क्लेवेज होती है, वो आगे के हमारे और टॉपिक्स है। फिर ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, फिर ये फीटस बनेगा, एम्ब्रियोनिक में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तभी जाके फीटस बनता है। तो ये जो प्रोसेसेस है जब एक रिएक्शन में डिफाइन करते हैं, इट इज़ नॉट सो सिंपल। जैसे अभी हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में बोल दिया क्या है फर्टिलाइजेशन, इट्स जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट सो ईजी। यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, तब जा कर के पूरे जो 3 लेयर्स है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट कर पाएगा स्पर्म। फिर वहाँ पे रिएक्शंस बढ़नी चाहिए अंदर, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा इम्पर्मिएबल हो जाए, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन होगा, ओवम बनेगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेकेंडरी oocyte की वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब आप ये बात याद रखिए कि जो स्पर्म गया है अगर वो वाई क्रोमोसोम का स्पर्म है और ओवम का क्रोमोसोम तो एक्स ही रहेगा, ओवम के तो दोनों केस में क्रोमोसोम में एक्स ही रहेगा, फीमेल में हमेशा एक्स ही होता है सिर्फ, ठीक है। वाई क्रोमोसोम कहाँ पे आएगा, मेल्स में आएगा। तो अगर वाई क्रोमोसोम आकर के अटैच हो गया एक्स के साथ तो क्या होगा, मेल चाइल्ड बॉर्न होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर, मेल के अंदर एक्चुअली वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम दोनों होते हैं, और फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ हो गया तो मेल चाइल्ड होगा, और मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम आया तो फीमेल में तो ऑलरेडी एक्स है तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, जिससे फीमेल चाइल्ड होगा। तो वाई एक्स मीन्स मेल चाइल्ड और एक्स एक्स मीन्स फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जेनेटिक भी होता है, ठीक है, जेनेटिकली भी हम लोगों ने देख लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो ज़रा थोड़ा सा लाइक कर देना इसको, एंड आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन का है बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच।